नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस। आइए आज जानते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआती दौर के बारे में। शुरुआती दौर कहाँ से शुरू होती है और कैसे शुरू होती है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसके शुरुआती दौर के बारे में जानते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कैसे कैसे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब पहले आपने पढ़ चुके थे पिछले सेशन में आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, उसके बाद कैसे शुरू होता है। तो पहले भी आपने देख चुके थे उदारवादी यानी कि नरम दल नेता और उग्र राष्ट्रवादी यानी कि गरम दल के देख चुके थे। यहीं से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो क्यों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत हुआ, क्यों इनका गठन किया गया, क्यों आंदोलन हुआ, काहे क्या ज़रूरत था, तो ये सब सारी बातें आप पिछले भी सेशन में जान चुके हैं। आइए अब ये जानिए कि इस आंदोलन का गठन जो किया गया और इसका कार्य पद्धति क्या है, इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे, आंदोलनकारियों के, क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण नेता। तो ये 2 चरणों में विभाजित करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। उदारवादी चरण, विचारधारा, उदारवादी चरणों का विचारधारा कैसा था, उसकी कार्य पद्धति कैसी थी, उसके बाद उनके महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे। फिर जानेंगे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता के बारे में, तो उनका विचारधारा कैसे थे। दोनों से मिलके ये जो है आपका आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो उग्र राष्ट्रवादी चरण जो था तो उनकी विचारधारा कैसी थी, उदारवादी से अलग था, हमेशा इनका अलग था विचारधारा, गर्म विचार के थे। लेकिन उनका भी वही था कि हमें स्वतंत्रता पाना है किसी न किसी रूप में। उनकी कार्य पद्धति कैसी थी, उनके महत्वपूर्ण नेता के बारे में जानेंगे। इसमें से जो है आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 हो या आपका स्पेशल सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कहते हैं आप, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपने कहते हैं, तो ये आपका झारखंड सहायक आचार्य में भी दिया गया है, झारखंड सहायक आचार्य। उसके बाद आपका बीपीएससी टीआरई में दिया ही है। तो जानते हैं आगे। पहले जानते हैं उग्र राष्ट्रवादी यानी गरम दल के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनकी कार्य पद्धति के बारे में, उनके प्रमुख नेता के बारे में जानते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्र राष्ट्रवादी चरण, एक्सट्रीमिस्ट फेज के प्रमुख घटना। तो इनके प्रमुख घटना कौन कौन से हैं, पहले वन लाइनर में जो है इनको जान जाते हैं पहले क्रम से। तो प्रथम घटना, प्रमुख घटना में से प्रथम घटना हो जाएगा बंगाल विभाजन। एक्सट्रीमिस्ट फेज का बंगाल विभाजन प्रथम घटना में से आएगा। दूसरे घटना में आया जाएगा स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। उसके बाद आ जाएगा आपका मुस्लिम लीग। उसके बाद आपका आ जाएगा सूरत विभाजन। सूरत में जो हुआ आपका गरम दल और नरम दल में विभाजित किया गया, 2 भागों में बढ़ गए। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर बम कांड, मार्ले मिंटो सुधार आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था।
दिल्ली दरबार महत्वपूर्ण था। 3 बार हालांकि हुआ था दिल्ली दरबार, लेकिन 1911 का जो है दिल्ली दरबार ये महत्वपूर्ण था। आगे है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिए थे भारतीयों ने, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, होम रूल लीग चला। उसके बाद आ गया आपका लखनऊ अधिवेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा, उसके बाद रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो ये आपका जो है उग्र राष्ट्रवादी चरण है, एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज उग्र राष्ट्रवादी चरण को पूरी तरह से जानने के बाद, उनके प्रमुख घटना, उनके क्रम के बाद जो है, उनके प्रमुख नेता के बारे में जानने के बाद जो है, उनका प्रमुख घटना सबको जानने के बाद हम फिर पढ़ेंगे उदारवादी चरण के बारे में। ठीक है, तो प्रथम फेज आपका था बंगाल विभाजन। ये बंगाल विभाजन है प्रथम फेज। ये बंगाल विभाजन तो आपका भारत के नक्शे पर बंगाल आपका यहाँ आ जाएगा। और इनका बंगाल विभाजन जो किया तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण असम और बांग्लादेश थे। ठीक है, और बंगाल का जो है मुख्य केंद्र था आपका कलकत्ता, जो कि भारत की राजधानी बनाई गई थी उस टाइम। प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, तो कितने चरणों में बंगाल को विभाजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल अभी जो भारत का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल, उसी से जो है बिहार से बाद में आपका झारखंड अलग किया गया। आपका जो है उड़ीसा और बिहार अलग हुआ। उसके बाद दक्षिण असम और बांग्लादेश इसी से अलग हुआ। आपका जो है अभी यहाँ हमारा बंगाल इतना है, पहले जो है यहाँ से लेके दक्षिणी असम ये बांग्लादेश है, ऐसे ऐसे दक्षिणी असम लेते हुए पूरा उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड यहाँ तक था पूरा बंगाल। ठीक है, तो 1800 का बात है, 1872 ईस्वी की घटना है। 1872 ईस्वी की घटना है कि लॉर्ड मेयो के काल का पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में है 1872 में पहली जनगणना हुई थी। 1881 में जो है आपका 1881 की घटना है। इस ईस्वी में क्या हुआ था, पहली बार दशकीय जनगणना कराई गई थी, डिकेटल जनगणना। ठीक है, दशकीय जनगणना। फिर 1891 में, फिर 1901 में 1901 की जनगणना का रिपोर्ट आया। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। आपने जाना ही कितना था, तो जनसंख्या आपका बंगाल में 7.8 करोड़ बंगाल में था। जनसंख्या 7.8 करोड़ जनसंख्या थी बंगाल की। उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देखा कि कितने राज्य मिलके बने थे, तो आपका बांग्लादेश, दक्षिणी असम हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया अभी के जो समय में है, और पश्चिम बंगाल। तो 6 स्टेट बन के आपका पूरा बंगाल था। 6 स्टेट को बना के पूरा बंगाल था। तो मुस्लिम जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रांत 2.75 करोड़ जो है 2.75 करोड़ था मुस्लिम जनसंख्या। सबसे बड़ा प्रांत था मुस्लिम की जनसंख्या आपका बंगाल में। मुस्लिमों की जनसंख्या बंगाल में था 2 पॉइंट यानी 2.75 करोड़ लगभग जनता थी मुस्लिम। आगे
तो ये बंगाल जो था आपका क्रांतिकारियों की एकता का जो है, क्रांतिकारियों की एकता को कमज़ोर करना था, बंगाल का विभाजन किया जो, तो इसीलिए बंगाल का विभाजन करना चाहा कि क्रांति किस लिए, कि क्रांतिकारियों का ये जो बंगाल था क्रांतिकारियों का गढ़ था, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया जाना, मतलब कि बंगाल का विभाजन करने लगा इसलिए कि क्रांतिकारियों का गढ़ था। जब तक विभाजन नहीं करता तो क्रांतिकारियों को अलग अलग विभाग में बांट के उसे कमज़ोर करना था इसका मकसद अंग्रेज़ों का। इसलिए क्रांतिकारियों का गढ़ होने के कारण वहाँ एकता था। अगर वहाँ जुटेगा तो जल्दी जल्दी क्रांति होगा। अगर अलग अलग कर देंगे, सबको विभाजन कर देंगे तो सब बिखर जाएगा अलग अलग प्रांत में, तो जल्दी आपस में मिल नहीं पाएंगे तो क्रांति भी जल्दी नहीं होगा। हो सकता है आपस में समय आने के साथ साथ जैसे समय आएंगे फिर क्रांति की आग बुझ जाएगी। तो इसलिए बंगाल का भी विभाजन किया गया। क्रांतिकारियों की एकता को कमज़ोर करना मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद है राष्ट्रवादियों का ये गढ़ था। यहाँ से राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग यहाँ से निकले, सबसे पहले सबसे ज़्यादा यहीं से कलकत्ता से जो है आपका ब्रिटिश शिक्षित भारतीय यहीं पहुँचे थे सबसे पहले आपका, और यहीं से आपका बहुत ज़्यादा यहीं से क्रांतिकारी निकले थे। तो यही क्रांति फूंकने का कार्य किए भारत के जनसामान्य में, जो कि आपके क्रांतिकारी में आगे चलकर क्रांतियों में भाग लिया। जनसामान्य ने भी अपना जो है कार्य क्रांति में भाग लेकर अपना अहम भूमिका निभाई आगे चल के। उसी प्रकार फिर मुस्लिम जनसंख्या यहाँ ज़्यादा थी। मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में जब तक फूट नहीं डालता, अंग्रेज़ों की नीति यही थी बांटो और राज करो, तो फूट डालो और राज करो, यह नीति थी। तो मुस्लिम जनसंख्या को अपने तरफ करना चाह रहा था, क्योंकि उनके अंदर एक भावना थी कि हाँ, हमें जो है हिंदू राष्ट्र में हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो मेरे तरफ आ सकता है, ऐसा उनका मतलब अंग्रेज़ों का सोचना था। अगर हम इसे बरगलाएंगे मुस्लिम जनसंख्या को तो ये जो है बरगला अपना मतलब सोच बदल सकता है। और आगे चल के यही हुआ। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, अली जिन्ना के मन में ऐसे ऐसे विचार भरे तो हिंदू मुस्लिम में जो एकता को विखंडित कर दिया, हिंदू मुस्लिम की एकता को। और विचार जब विखंडित हो गए तो अपना प्रांत भी विखंडित हो गए। इसी प्रकार आपका बंगाल में जो है, बंगाल और था एक भारत की मुस्लिम हिंदू एकता को कमज़ोर करना था, हिंदू मुस्लिम एकता को जो है कमज़ोर करना था। अंग्रेज़ों की नीति डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन का कारण यही सब थे, आपने जाना। प्रशासनिक आधार पे भी बांटा जाना था, धार्मिक आधार पे बांटा जाना था आपके, फिर भाषाई आधार पे बांटा जाना जो है उचित लगा। तो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव धीरे धीरे पारित हो गया 1905 में, और लॉर्ड कर्जन के काल में जो है बंगाल का विभाजन भी हो गया। तो आइए जानते हैं, ये हो गया आपका पूरा बंगाल था, ऐसे दक्षिणी असम से लेके ऐसे ये आपका बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा होते हुए झारखंड, बिहार, ऐसे ये बिहार हो गया पूरा। पश्चिम बंगाल हो गया आपका, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये फिर बांग्लादेश हो गया पूरा बांग्लादेश, ये पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया। तो पश्चिमी बंगाल में हमारा कलकत्ता स्थित है, कलकत्ता। तो पूर्वी बंगाल अभी जो है बांग्लादेश, ये ढाका है बांग्लादेश, और इसके ऊपर में हमारा जो है यहाँ से ऐसे आपका ये हो गया पूरा बांग्लादेश,
पूर्वी बंगाल हो गया आपका बांग्लादेश, सॉरी, ये हो गया आपका पूर्वी बंगाल हो गया आपका बांग्लादेश। पश्चिमी बंगाल इसी में आ जाएगा आपका असम का दक्षिणी हिस्सा, इसी में आ जाएगा उड़ीसा, इसी में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार इसी में आ जाएगा। दक्षिण असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल इसी में आ जाएगा। और ये अकेला हो गया बांग्लादेश। तो इसका जनसंख्या कितना था? 3.1 करोड़। जब बढ़ गया तो 3.1 करोड़ जनसंख्या थी, 3 करोड़ 1 लाख जनसंख्या, और उसमें से मुस्लिम जनसंख्या थी 1.8 करोड़, यानी कि आधा से अधिक जनसंख्या मुस्लिम थी बांग्लादेश में, पूर्वी बंगाल में। उसके बाद 1.2 करोड़ हिंदू था, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थी और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में। इसका राजधानी बनाया गया ढाका। उसके बाद ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या थी उस टाइम में 5.4 करोड़, यानी कि 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी पश्चिम बंगाल का। तो इसमें से हिंदू अधिक थी, हमारे हिंदू जनसंख्या जो है अधिक था, और उसके बाद मुस्लिम जनसंख्या जो है आपका कम था। तो हिंदू जनसंख्या में आपका 4 करोड़ 20 लाख जनसंख्या हिंदू थे पश्चिम बंगाल में, और 90 लाख मुस्लिम जनसंख्या थी। तो 90 लाख मुस्लिम जनसंख्या थी। और उसके बाद है आपका हिंदू बहुल इलाका हो गया आपका पूर्वी बंगाल, सॉरी पश्चिमी बंगाल। 5.4 करोड़ में जब विभाजन हुआ भाषाई आधार पे, जब भाषाई आधार पे विभाजन हुआ 5.4 करोड़ में से 3.4 करोड़ हिंदी उड़िया भाषा बोलने वाले थे। भाषाई आधार पे विभाजन जब हुआ 5.4 करोड़ कुल जनसंख्या थी, उसमें से 3 करोड़ 70 लाख जनसंख्या हिंदी और उड़िया बोलते थे, 2 भाषा। 3 करोड़ 70 लाख जनसंख्या जो है सिर्फ 2 भाषा बोलते थे, हिंदी और उड़िया। ठीक है, हिंदी और उड़िया 2 भाषा बोलते थे। उसके बाद जो है 1.7 करोड़ जनसंख्या बचा, तो इसमें से सिर्फ बंगाली बोलते थे, बंगाली भाषा वाले थे। तो 1 करोड़ 70 लाख जनसंख्या सिर्फ बंगाली बोलते थे, और 3 करोड़ 70 लाख जनसंख्या हिंदी और उड़िया बोलते थे। ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल का। अब पूर्वी बंगाल में जो विभाजन के बाद बंगाल में बंगाली भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक हो गए। तो पूर्वी बंगाल में 3.1 करोड़ जनसंख्या था पूरा। तो बंगाली भाषा बोलने वाले सिर्फ अल्पसंख्यक हो गए आपके पूर्वी बंगाल में, सिर्फ अल्पसंख्यक हो गए। तो ये दोनों बोलने वाले मिला देंगे भाषाई आधार पे, तो कुल हो गया आपका 8.5 करोड़ जनसंख्या। ये 8.5 करोड़ जनसंख्या भाषाई आधार पे कुल जनसंख्या में भी। तो कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ था, तो 5.4 करोड़ हो गया आपका पश्चिमी बंगाल में विभाजित, और 3.1 करोड़ हो गया आपका पूर्वी बंगाल में 8.5 करोड़ में से। तो आपने देखा कि बंगाल का विभाजन भाषाई आधार पे हो गया और जातीय आधार पे भी हुआ, जातीय प्रांत के आधार पे भी हुआ। तो जनसंख्या के आधार पे किया गया बंगाल का विभाजन, कहाँ अल्पसंख्यक अधिक है, कहाँ
हिंदी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले अधिक है। तो इस आधार पे जो है आपका बंगाल का विभाजन किया गया। अब आइए जानते हैं, बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक। उस टाइम पे गृह सचिव बने थे रिजले, गृह सचिव बनाए गए थे रिजले को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर जब बंगाल विभाजन हो रहे थे तो ये आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लीथ फ्रेजर हो गया, लीथ फ्रेजर। गृह सचिव कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो आपका रिजले हो जाएगा। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन, तो इसका नीति तो बुरा था ही पहले से भी। आप पिछले सेशन में भी बहुत इनके बारे में कहानी सुने हैं कि ये क्या सोचते थे। कांग्रेस को ये नपुंसक बना के छोड़ना चाहता था। ये ऐसा कथन दिया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में कांग्रेस को नपुंसक बनाकर छोड़ूं। तो ये तो बहुत ही बुरा ही इंसान था, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, भारत के प्रति इनकी नीति कभी भी सही नहीं रहा। ये जब से आया तो सारा कार्य ही गलत करते आया है। अब जानते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना ये है कि 19 जुलाई का घटना है। 19 जुलाई 1905 की ये घटना है। ये आपको जो है बहुत ही ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। 19 जुलाई 1905 की वो घटना है जो कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश हो गया। ठीक है, 1905 की घटना। फिर 20 जुलाई, एक दिन बाद, 19 के बाद फिर एक दिन बाद आपका 20 जुलाई 1905 को जो है बंग भंग का प्रस्ताव पारित हो गया। पहले प्रस्ताव पेश किया गया, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया, फिर बंग भंग का प्रस्ताव जो है पारित हो गया। अब ये 20 जुलाई की वो घटना है बंगाल विभाजन से संबंधित, जो कि ये प्रस्ताव पारित हो गया है। और ये प्रस्ताव पारित हो गया तो ये 20 जुलाई की घटना भी शोक का घटना हो गया। यहीं से जो है नीति जो है कर्जन का नीति कार्य करने लगा धीरे धीरे, और उनका नीति जो है कामयाब होते हुए नज़र आ रहा है। फिर 7 अगस्त 1905 की वो घटना है जो कि कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। इनकी अध्यक्षता बंगाल के टाउन हॉल में बैठक हुआ था। तो 1905 में 7 अगस्त 1905 में इसी में जो है आपका बंगाल विभाजन को मंजूरी मिल गई पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है 16 अक्टूबर को पूरी तरह से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया। बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर का वो दिन है जो कि शोक का दिवस आ जाएगा आपका लिए। इसी दिन मनाएगा रक्षाबंधन दिवस, शोक दिवस मनाएगा और उसके बाद इसी दिन जो है कई घटना मतलब हो गया, सब एक दूसरे से अलग होंगे, भाई बंधु। तो इस प्रकार देखिए बंगाल विभाजन। तो म्यूरिंग डे, मास यूनिटी डे, एकता दिवस, जन एकता दिवस के रूप में मनाया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर का वह दिन था जो कि शोक दिवस के रूप में मनाया, जन एकता दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन को जो है रक्षाबंधन के रूप में मनाया। जो मित्र था वो एक हो गया, जो मित्र था वो अलग हो रहे थे तो मैत्री दिवस भी मनाया। तो मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस, जन एकता दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाया 16 अक्टूबर 1905 को। ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जो है याद रखना है। ये बहुत ही VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब यहीं से चलेगा आदमी की भावना को जब ठेस पहुंचा, सब जन सामान्य के भावनाओं को जब ठेस पहुंचा तो यहीं से जो है
एक विचार आया कि अंग्रेज़ों ने ये सारे कार्य करतूत जो है अंग्रेज़ों का है क्या धराया, तो बहिष्कार आंदोलन चलाया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया, स्वदेशीकरण के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया। यहीं से 2 आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए महत्वपूर्ण कथन, बंगाल विभाजन होने के उपरांत जो है किसने किसने क्या कहा, उनका जो है महत्वपूर्ण कथन है। बंगाल विभाजन होने के बाद किसने क्या कहा, तो लॉर्ड कर्जन ने देखिए क्या कहा, यह बंगाल विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं, ठीक है, ये केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत बनाया जा रहा था। तो वो तो बना ही चुका था मुस्लिम प्रांत। उसके बाद जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी। इसमें ये देखिए इस्लाम को जो है प्रधानता देके उसे बरगलाना चाह रहा है, तो जिसमें कि इस्लाम की प्रधानता होगी, ये गर्जनवा बोला। और उसके बाद जो है ये आपका जो है बंगाल विभाजन, गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या कहते हैं कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। तो बंगाल विभाजन तो हो गया, ये बहुत ही बड़ा निर्मम भूल है। इसमें से कितनों का खून गया, कितनों का खून बहा, कितना अपने आदमियों से, अपना परिवारजन से बिछड़ा, कितना अपने सगे संबंधी मित्र से बिछड़ा, कितने का खून हुआ, बहुत मार काट, लगभग उसमें बोला जाता है लाखों आदमी का खून बहा। तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, और सच में ये भूल ही है। बंगाल विभाजन और हमारे घाव पर नमक की तरह है। और क्या है, बंगाल विभाजन जो हुआ हमारे घाव पर नमक की तरह है। बंगाल विभाजन तो हो गया मेरे घाव पे एक नमक की तरह जो है हमेशा लग रहा है। उसके बाद है आपका बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा कि जो है पत्थर जो गिरता है आकाश से बारिश के समय में, बिजली कड़कती है, तो वही वज्र के समान हमारे ऊपर वज्र की तरह है गिरा है बंगाल विभाजन। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा। और क्या कहा, भारत का वास्तविक जन जागरण जो है बंगाल विभाजन के बाद हुआ है। और महात्मा गांधी जी ने फिर क्या बोले, भारत का जो है वास्तविक जागरण जो है, भारत के लोगों में राष्ट्रवादी एकता की भावना, स्वदेशी आंदोलन की भावना, बहिष्कार की भावना जो जगा, ये जो है आपका बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ है। और सच में उस टाइम में जब आदमी को दुख होता है ना, तो उनका जो है एक दूसरे से बिछड़ने का दुख, मार काट का दुख, वो जो देखा दृश्य, एक निर्मम हत्या का दृश्य, उससे जो इंसान का आत्मा रो पड़ा, उससे जो भावना प्रस्फुटित हुआ ना, तो उससे अब जो है वास्तविक जागरण हुआ। बंगाल विभाजन के बाद ही वास्तविक जागरण हुआ, ये हमारे महात्मा जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा। कहते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़िएगा ना, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, एकदम भावना में खून उबाल एकदम शरीर मन तन जो है क्रांति की ओर दौड़ने लगता है, तन मन उबाल आने लगता है ये सब पढ़ के। तो इसीलिए एक जानना भी बहुत अति आवश्यक है। क्रांतिकारी आंदोलन एग्ज़ाम में इसलिए भी देता है, हमको लगता है कि क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ के कभी जो है हमारे बच्चे सोया हुआ नहीं रहे, हमेशा जागृत रहे, हर समय आने वाले समय के लिए जो है हमेशा तत्पर रहे। चलिए आगे आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। तो 7 अगस्त 1905 का जो वो दिन था, 7 अगस्त पृष्ठभूमि है स्वदेशी आंदोलन का 7 अगस्त 1905 का, जिसमें कि बंगाल विभाजन को मंजूरी मिल गया था। बंगाल भंग का मंजूरी दिया गया था 7 अगस्त, और 16 अक्टूबर का दिन जो कि बंगाल विभाजन पूरी तरह से अलग हो गया, 16 अक्टूबर का दिन।
तो ये है 7 अगस्त 1905 को बैठक हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे कलकत्ता के टाउन हॉल में ही। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसी में अनुनय विनय की नीति। बहिष्कार में क्या किया गया आपका, अनुनय विनय की नीति अपनाई गई। प्रार्थना याचना और प्रदर्शन, प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। यानी कि अभी जो है नीति सबका है प्रार्थना याचना, अनुनय विनय की नीति था, इस कारण जो है ये बहिष्कार करेंगे। उसके बाद आर्थिक नुकसान, बंग भंग विरोध और बंगाल के विभाजन में विरोध किया, बहिष्कार। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर, बंगाल में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम क्या था कि बंगाल के विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन किया जाने लगा। 50,000 प्लस की भीड़ हमेशा लगती थी। जब जनसभा का आयोजन किया जाता था तो 50,000 से भी अधिक का भीड़ लगता था। तो आगे आप जानते हैं। तो आपने देखा बहिष्कार आंदोलन के बारे में। उसके बाद अब देखिए स्वदेशी लक्ष्य क्या था स्वदेशीकरण का। उसके बाद रखा गया इस स्वदेशीकरण में प्रथम प्रयोग, स्वदेशी शब्द का जो है प्रथम प्रयोग किसने किए थे, स्वदेशी शब्द का प्रथम प्रयोग पहली बार प्रयोग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम प्रयोग स्वदेशी शब्द का किया था, पहले बार प्रयोग। उसके बाद है इसी से संबंधित देखिए कि ये पूरक बहिष्कार आंदोलन का जो है ये पूरक आंदोलन था, उसी का एक दूसरा रूप, जो कि जैसे आप चीनी के बदले जो है शक्कर का यूज कर सकते हैं, उसी तरह है अगर आपको बहिष्कार करना है तो स्वदेशी करना बहुत ही स्वदेशीकरण करना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि हम बहिष्कार करेंगे लेकिन हमारे पास हम दूसरे के वस्तुओं का तभी बहिष्कार कर सकते हैं जब हमारे पास स्वदेशी वस्तु हमारे खुद के द्वारा जो है निर्मित वस्तु हो। तो वही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, ये पूरक था। और स्वदेशीकरण में जो है अपना खादी वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग, उस पर जोर दिया, खादी चीज़ पे जो हमारे देश में निर्मित है उस पर ज़्यादा अथी किया गया, निर्भर और उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए स्वदेशीकरण, तो भारतीयों को एक प्रमुख बात ये था, लक्ष्य ये था कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना भी था और राष्ट्र की गरिमा के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये बनाने का प्रयास था भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने का स्वदेशीकरण से। उसके बाद सूती वस्त्र भारत में जो है उत्पादन होता था, सूती वस्त्र का बहुत ही ज़्यादा यहाँ चलन है हमारे भारत में। और ये कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, वो ये कॉटन से। ये हो गया जीडीपी, रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ने के बाद हमारे जीडीपी भी बढ़ेगी हमारे भारत का, इससे गरीबी दूर होगा स्वदेशीकरण होने के बाद। और स्वदेशी पर निर्भर रहेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुटीर उद्योग लगाएंगे। इस प्रकार के जो है स्वदेशीकरण का लक्ष्य ये सब करने के बाद पूरा हो सकता है। तो आगे जानते हैं अब आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में। आंदोलन के कार्यक्रमों में क्या क्या शामिल था, तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। सबसे प्रथम बात यह है कि विदेशी वस्तुओं का जो है, जो जितने पहन रहे हैं देशवासी, वो सारे सूट बूट कोट टाई चश्मा, उस टाइम पे जो भी चलता था विदेशी वस्तु, उसका बहिष्कार कीजिए, पहनिए नहीं, फेंक दीजिए, होली जला दीजिए उसका,
लेकिन उसको यूज मत कीजिए, कभी खरीदिए नहीं। तो इस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का वस्त्रों का बहिष्कार किया गया प्रथम में। दूसरा बात यह है कि विदेशी सभी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पहले वस्त्रों का, उसके बाद वस्तुओं का। विदेशी वस्तु जितने भी वहाँ से लाते थे वहाँ, और यहाँ अधिक दाम में भारतवासियों को बेचते थे, रियासतों को बेचते थे। जो धनी थे वो सब खरीदते थे अपना एक झूठा शान व शौकत के लिए। मादक पदार्थ वहीं से आते हैं। जो अभी भी विदेशी शराब जो चलन है, तो वो भी अभी जो है विदेशी ही हैं। लेकिन इस सब पे जो है अभी सब कुछ नीति चलन जो है ये सब अभी श्वेत चलन है। नीतिगत सिद्धांत के थ्रू ये सब अभी आ रहा है। तो ये हो गया आपका सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। तो उस टाइम में जो सरकार थे, श्वेत सरकार ही थे भारत में, तो उसके स्कूल कॉलेज उसके द्वारा दी जा रही थी शिक्षा, और उनके कॉलेज का स्थापना जो किया गया था उनके द्वारा, उस कॉलेज में शिक्षा दी जा रही थी, यूरोपीय पश्चिमी शिक्षा दी जा रही थी, उसका बहिष्कार करना है। उसमें जो कार्य कर रहे थे, पढ़ रहे थे, सभी ने बहिष्कार किया। और उसके बाद सरकारी अर्ध सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार। कोई भी कार्यक्रम है वो सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार करना है। विदेशी मादक पदार्थ की दुकानों के बाहर में महिलाओं द्वारा धरना दिया गया। उपाधियों का बहिष्कार किया गया, जो कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हो गया और महात्मा गांधी जी, ये सब अपने अपने उपाधियों का बहिष्कार किया। उसके बाद सरकारी नौकर का बहिष्कार, नौकरी का बहिष्कार। जो वकील थे, टीचर थे और प्रशासन विभाग में पुलिस थे, जो भी थे वो सब कार्य से जो है इस्तीफा दे दिए। यहाँ तक कि लंदन में जो कार्यरत थे हमारे भारतवासी, वहाँ भी अपना इस्तीफा दे के, बहिष्कार करके, नौकरी छोड़ छाड़ के चले गए। इस प्रकार से 8-10 पॉइंट महत्वपूर्ण बनेगा, जो कि हर एक चीज़ का बहिष्कार किया। अब आगे है आंदोलन में सहभागिता। तो आंदोलन में किसने किसने सहभागिता लिया था, किसकी सबसे महत्वपूर्ण सहभागिता था? तो पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट, आंदोलन में जो पार्टिसिपेशन किया था तो उनके बारे में आप जानते हैं। क्रांतिकारियों ने लिया था, युवा वर्ग लिया था, मुस्लिम वर्ग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मुजफ्फर खान थे इसमें, मुस्लिम वर्ग में मुजफ्फर खान सबसे पहले जो है आते हैं। क्रांतिकारियों में से मुजफ्फर खान मुस्लिम वर्ग में सबसे पहले लाइन में जाते हैं, जिसका नाम आपका मुजफ्फर खान, लियाकत हुसैन, अब्दुल रसूल, ये सब जो है मुस्लिम वर्ग ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बंगाल का विभाजन होने के बाद तो इतना हिंदू मुस्लिम जो है जाग चुके थे आंदोलन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। उसके बाद आप देखिए स्वदेशी, राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशीकरण किया गया। उसके बाद स्वदेशी में एक पत्रिका निकाला, स्वदेशी पत्रिका, स्वदेशी देशवासियों की भावना को जो है उतारू लाने के लिए, क्रांति करने के लिए इसमें एक पत्रिका संजीवनी पत्रिका लिखा गया। और ये इनके लेखक थे कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा एक संजीवनी पत्रिका लिखा गया, जिसमें से जो कि पढ़ लेगा वो पत्रिका तो इसमें एकदम क्या कहता है कि उसकी भावना जो है खून में जो है उबाल आने लगेगा, स्वदेशीकरण का, बहिष्कार का और क्रांति करने का, धरना देने का, जो भी इसमें है कि कोई भी ऐसा नहीं था। तो ये पत्रिका के थ्रू भी प्रचार प्रसार कर रहे थे स्वदेशीकरण का। तो ये पत्रिका जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया, संजीवनी पत्रिका कृष्ण कुमार मित्र द्वारा लिखा गया स्वदेशी आंदोलन में।
और प्रथम प्रयोग आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। प्रथम शब्द का स्वदेशी शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। तो 1905 में ही 16 अक्टूबर से ही आपका बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। उसके बाद 1906 में 6 का कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, 4 प्रस्ताव पारित हुआ था। 4 प्रस्ताव क्या हुआ था, स्वदेशीकरण का, बहिष्कार का, राष्ट्रीय शिक्षा। तो हमारे स्कूलों में जो है बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, तो ये पश्चिम यूरोपीय शिक्षा नहीं, पश्चिम शिक्षा नहीं दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा हमारे देशी शिक्षा होना चाहिए। और स्वराज का, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा राज्य है, तो स्वयं का राज्य में हमारा ही शासन चलना चाहिए, स्वराज का। तो ये 4 बात था, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। और इसमें बंगाल नेशनल कॉलेज शिक्षा में सबसे प्रथम स्थान आता है। बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना किया गया राष्ट्रीय शिक्षा के तहत। तो 14 अक्टूबर 1906 को स्थापित किया गया बंगाल नेशनल कॉलेज का। ये अब महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा कि बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना कब की गई, तो 14 अगस्त 1906 ईस्वी को स्थापना की गई। इनका प्रधानाचार्य किसे बनाया गया, तो अरविंदो घोष को, जो कि ये एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे हमारे अरविंदो घोष। आगे देखिए अरविंद्रनाथ टैगोर। तो अरविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स सांस्कृतिक छात्रवृत्ति अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे आर्ट के शिक्षक थे। आपके आर्ट से कला के क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक छात्रवृत्ति दिया गया था आपका नंदलाल को। प्रथम छात्रवृत्ति आपके नंदलाल को दिया गया था, नंदलाल नामक छात्र को। अरविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी, इनके द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के थ्रू छात्रवृत्ति दिया गया था नंदलाल को। आगे है दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये हमारे नरम दल के नेता थे, प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इनके बारे में ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, एक 1886, 1893, एक 1906 ईस्वी में। भारत का वयोवृद्ध नेता थे हमारे दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध नेता कहे जाते थे। भारतीय ग्लैडस्टोन, तो भारतीय ग्लैडस्टोन कहे जाते थे। उसके बाद प्रथम भारतीय थे जो कि ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन में चुने गए थे। तो लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए थे आपके दादा भाई नौरोजी, प्रथम भारतीय थे। आगे जानते हैं बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और भौतिकी, फिजिक्स और मैथ का जो है प्रोफेसर थे बॉम्बे में। और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में गुजराती भाषा पढ़ाते थे, गुजराती भाषा के प्रोफेसर बने थे लंदन में। उसके बाद है गुजराती पत्रिका। तो दादा भाई नौरोजी ने भी गुजराती भाषा में एक पत्रिका निकाला था। तो राष्ट्रगोप्तार जो है इसके संस्थापक बने थे दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका का। और इनका कथन क्या था, राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ये दादा भाई नौरोजी का कथन था, इसी में लिखा है। आगे हम जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। अंग्रेजों ने बंगाल में राष्ट्रवादी ताकत को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश किया। क्या किया, तो बंगाल विभाजन को हिंदू और मुस्लिम में 2 भागों में बांट दिया। बांटो और राज करो इसकी नीति थी, आगे आपने पढ़ चुका है।
और दोनों में कट्टरता बढ़ेगी, तो बांटेंगे तो दोनों में कट्टरता बढ़ेगी। फिर जन्म होगा मुस्लिम लीग का जन्म, और मुस्लिम लीग का जन्म हो गया, बंगाल का विभाजन भी हो गया आपका। तो इस प्रकार नवाब इसके उस टाइम पे जो है बंगाल के नवाब जो है कौन थे, तो सलीमुल्लाह थे, बकर उल मुल्क थे नवाब, 2 नवाब थे। तो इसने इसे बैठक में बुलाया। बैठक में सभी बड़े मुस्लिम नेता शामिल हुए थे। तो मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसी में सभी मुस्लिम नेता को बुलाया गया था, बड़े नेता को। और इसी टाइम में जो है मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ। ये सलीमुल्लाह और बकर उल मुल्क ये दोनों जो है मित्र, इसके मित्र कौन थे, सलीमुल्लाह के मित्र थे आगा खां, राजनीतिक दल के थे। तो राजनीतिक दल का गठन किया गया आगा खां के द्वारा, नाम था मुस्लिम लीग। तो आगा खां ने जो है राजनीतिक दल का गठन किया था। ये राजनीतिक दल का गठन किया, कौन सा दल था, तो मुस्लिम लीग। तो यहीं से हुआ हमारा मुस्लिम लीग का जन्म। मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ, तो अंग्रेज़ों की नीति थी। अंग्रेज़ों की नीति क्या थी, तो बांटो और राज करो। इसमें से जो है आपका सलीमुल्लाह पहले बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े मुस्लिम नेता को बुलाया गया। मुस्लिम सलीमुल्लाह ने, ये नवाब थे बंगाल के, सलीमुल्लाह बकर उल मुल्क ये दोनों नवाब थे। इसने बुलाया बैठक, इसने बैठक में शामिल होने के लिए कहा, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इसका नाम दिया। इसी बैठक का मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसी का मित्र था आगा खां। आगा खां का जो है राजनीतिक दल का जो आगा खां ने गठन किया, राजनीतिक दल का गठन किया, और इसका नाम क्या रखा, मुस्लिम लीग। ठीक है, आपका यहाँ डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा। मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ, किसने किया, किसका मित्र था, ये सारे डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे है, उस टाइम पे वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। गठन 30 दिसंबर 1906। तो करजन के बाद लॉर्ड मिंटो आया था। 30 दिसंबर 1906 का दिन था, जो कि निजी सचिव था। लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव था डनलप स्मिथ। लॉर्ड मिंटो का निजी सचिव था डनलप स्मिथ। डनलप स्मिथ को क्या किया गया, अंग्रेज थे क्या, कि सबका तो मिला हुआ था मुस्लिम, अब मुस्लिम लीग और अंग्रेज एकजुट हो गया था। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि ये सब अलग होगा तो हम मुस्लिमों में मिलकर बांटो और राज करो की नीति के थ्रू हम यहाँ भारत में राज करेंगे। इनकी एकता को विखंडित करना चाहा, जो कि हो भी गया। तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य और सभी में उसका हिम्मत इतना नहीं हुआ कि सभी में वो फूट डाल सके। तो वो कुछ कुछ नेता को बरगलाया, कुछ नेता ने ही मुस्लिम लीग का गठन किया। तो डनलप स्मिथ को क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज का जो है प्रधानाचार्य बनाया गया डनलप स्मिथ को, जो कि निजी सचिव था लॉर्ड मिंटो का। उसके बाद आर्कबोल्ट 15 सदस्यीय टीम का गठन किया। आर्कबोल्ट ने, आर्कबोल्ट की नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम का गठन किया शिमला में। ये 15 सदस्यीय टीम जो है शिमला में मिले। नवाब यहाँ कौन कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह भी थे, नवाब बकर उल मुल्क भी थे, और आगा खां इस 15 सदस्यीय टीम में शामिल थे। नवाब सलीमुल्लाह, नवाब बकर उल मुल्क और आगा खां, ये 3 प्रमुख थे। 15 के अलावा 15 सदस्यों में शामिल थे। आगे जानते हैं शिमला में जो बैठक हुआ, तो इसमें अंग्रेज और मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग के 15 सदस्य थे। 15 सदस्यों में से आपका जो है आगा खां थे, सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह थे ढाका का, बांग्लादेश का, और
बकर उल मुल्क, ये 15 नेता में से 15 सदस्यों में से शामिल थे। तो इसकी मांगे क्या था अंग्रेज़ों से? प्रथम मांगे, द्वितीय मांगे, तृतीय मांगे, इसी प्रकार चतुर्थ मांगे, ऐसे कर जो है 4 मांग इसकी थी। तो प्रमुख 4 मांग है, इसमें क्या है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए हमें, सेपरेट इलेक्शन। इसके मांगों में शामिल था जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व। उसके बाद शिक्षा संस्थानों के लिए आर्थिक मदद चाहिए। हम अगर शिक्षा खोलेंगे, मदरसा सब अपना शिक्षा संस्थान खोलेंगे, उसके लिए हमें आर्थिक मदद चाहिए। आगे है मुस्लिम लीग के गठन को मंजूरी दिया जाए। जो हमने मुस्लिम लीग नाम दिया है, अलग से राजनीतिक दल बनाया अलग से और उसका नाम दिया मुस्लिम लीग, इसे मंजूरी दिया जाए। तो ये प्रमुख मांगे थी मुस्लिम लीगों का, मुस्लिम नेता का। तो आगे जानते हैं अंग्रेज़ों की नीति क्या थी। तो अंग्रेज़ों की नीति थी मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत की प्रत्येक नीति का समर्थन करना। तो ये अंग्रेज़ों की नीति रही थी कि मुसलमानों ने जो है ब्रिटिश हुकूमत की प्रत्येक नीति का समर्थन करेगा मुसलमान। और दूसरा नीति इसमें था कि मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति निष्ठा का होना और वफादारी का होना अनिवार्य जो है करना था। तो निष्ठा और वफादारी पैदा करना था मुसलमानों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति। तो अपने प्रति जो है मुसलमानों में ये सब चीज़ देखना चाहता था। तो आगे देखते हैं मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब तो बंगाल विभाजन का जो है यही परिणाम स्वरूप हुआ, मुस्लिम लीग का गठन, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, और ये हो गया आपका जो है स्वदेशी और बहिष्कार तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ, सकारात्मक पॉइंट, लेकिन मुस्लिम लीग का गठन ये हो गया निगेटिव पॉइंट। ठीक है। तो इसका गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को होता है और इसका अध्यक्ष चुना जाता है। जिसने राजनीतिक दल का गठन किया तो आगा खां अध्यक्ष बनता है। उसके बाद मुस्लिम मुख्यालय बनाया जाता है लखनऊ और ढाका। अभी बांग्लादेश का जो राजधानी है वो, और भारत में जो है यूपी की राजधानी लखनऊ। तो ये 2 जगह चुना जाता है, ढाका और लखनऊ। कार्यप्रणाली, इसकी कार्यप्रणाली क्या थी? तो कांग्रेस प्रथम अधिवेशन कराची 1907 में हुआ था। कराची में 1907 प्रथम अधिवेशन कराची के अनुसार, तो और द्वितीय अधिवेशन अमृतसर 1908। तो ये जो है कराची का अधिवेशन जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में। तो ये आपका कोई फैक्ट नहीं है। नहीं अमृतसर का ये अधिवेशन 1908 में हुआ था, नहीं ये कराची का अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो इस प्रकार ये सब जो है आपका गलत हो जाएगा, ये सब फैक्ट गलत है। तो 1905 में ही क्या था कि 1905 में हुआ था बनारस में अधिवेशन, यूपी के बनारस में। तो बनारस अधिवेशन में ही बंगाल भंग का जो है विरोध पारित हो गया था। बंगाल विभाजन में जो है विरोध प्रस्ताव पारित हो गया था 1905 में ही बनारस अधिवेशन में। उसके बाद अब 1906 के अधिवेशन में क्या था? अध्यक्ष पद पर विवाद हुआ था। अध्यक्ष पद पे क्या विवाद हुआ था? तो आइए जानते हैं। बंगाल विभाजन, युवा नेता का उदय। बंगाल विभाजन हुआ तो इसमें युवा नेता का उदय हो गया। इसमें उदारवादी नेता आते हैं और उग्र राष्ट्रवादी नेता। तो एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादी में से रास बिहारी बोस और
उग्र राष्ट्रवादी में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों आ जाते हैं। इनकी मध्यस्थता जो कौन करते थे? दादा भाई नौरोजी। इनके 4 प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया: स्वदेशीकरण, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। 4 प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी के दिया गया और इसकी मध्यस्थता जो है, दोनों के बीच की मध्यस्थता, 4 प्रस्ताव पेश किया गया हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा और इनके बीच की दोनों तरफ से इनकी मांग भी थी और उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता के तरफ से और उदारवादी नेता के तरफ से भी। तो ये दोनों के मांग, चारों प्रस्ताव पेश किए हमारे दादा भाई नौरोजी ने और ये दोनों की मध्यस्थता कौन किए? तो भूपेंद्र नाथ बसु ने किए। तो भूपेंद्र नाथ बसु थे राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी नेता और उदारवादी नेता के मध्यस्थता, यानी कि उसे दलाल जो कहेंगे, बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। यानी दलाल क्या है कि अच्छे टाइप का दलाल थे, दलाल नहीं कहेंगे उसे, यानी कि मध्यस्थ करने वाले, मीडिएटर जो कहते हैं ना, तो वही थे भूपेंद्र नाथ बसु। अब आइए आगे जानते हैं। उदारवादी नेताओं ने विरोध किया क्या चीज़ का? तो उदारवादी नेता ने स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहा। तो उदारवादी नेता ने क्या किया? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, यह बंगाल तक ही सीमित रखना चाहा कि पूरे देशवासी को परेशान नहीं करेंगे, हम सब जो है अकेले मिलके हम स्वदेशी का और बहिष्कार का कार्य पूरा कर लेंगे। ये उदारवादी नेता का सोच था। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि नहीं, पूरे देश में ये जो है जन जन में, बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष जवान जो है सारे शामिल हो इसमें, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जाति संस्कृति के लोग शामिल हो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में। तो इस प्रकार अब सूरत विभाजन और सभी प्रांतों में इसका जो है ये आंदोलन फैलना चाहिए। और सूरत विभाजन होता है, उसके बाद हम जानते हैं सूरत विभाजन के बारे में, ये महत्वपूर्ण एकदम तथ्य है। सूरत विभाजन 1907 में सूरत विभाजन क्यों कहा गया? तो इस टाइम जो थे अध्यक्ष, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष 1907 में तो रास बिहारी घोष थे, अध्यक्ष थे और 4 प्रस्ताव इसमें जो है क्या हुआ? रद्द हो गया। 4 प्रस्ताव जो दिया गया था, स्वदेशीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार आंदोलन और एक क्या दिया था? तो स्वराज। तो इसमें 4 प्रस्ताव क्या हुआ? रद्द हो गया। ये अफवाह फैला। क्या हुआ? अफवाह फैला कि ये चारों प्रस्ताव रद्द हो गया। उसके बाद क्या होता है? उदारवादी का गढ़ जो था 1908 में इलाहाबाद में बैठक हुआ। तो उदारवादी ये सोचा कि ये रद्द हो गया, अफवाह हुआ कि चारों प्रस्ताव रद्द हो गया। और इलाहाबाद के बैठक में जो है 1908 के इलाहाबाद बैठक में उदारवादी नेता ही शामिल हुआ, सिर्फ उदारवादी नेता। तो उदारवादी नेता का कहना क्या था इलाहाबाद के 1908 के बैठक में? तो उदारवादी नेता ने इस बैठक में क्या कहा कि कांग्रेस एक नया संविधान बनाएंगे। क्या करेंगे? कांग्रेस संविधान बनाएंगे। उसके बाद 1908 में ही मार्च 1908 में ये मांगे हुई कि कांग्रेस नया संविधान बनाएंगे इलाहाबाद के बैठक में उदारवादी नेताओं के द्वारा, कि मार्च में हुआ ये बातें। फिर दिसंबर में 1908 में क्या हुआ? मद्रास अधिवेशन में 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान अपनाया गया। तो मार्च में ये बात कही गई और दिसंबर में ये कांग्रेस का संविधान अपनाया गया। संविधान सभी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को 7 वर्षों के लिए संविधान में ये कहा गया कि संविधान बना, कांग्रेस का संविधान
अपनाया गया और इसमें क्या किया, सभी उग्र राष्ट्रवादी नेता को 7 वर्षों के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। तो ये तो भला बात नहीं हुई, क्योंकि उग्र राष्ट्रवादी नेता का भी वही सोच था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, और उदारवादी नेताओं का भी यही सोच था। लेकिन क्या है कि उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया, जो कि स्वतंत्रता मिलने में देरी हुआ, और उसके कारण थोड़ा बहुत, और इससे क्या हुआ कि निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों हुआ। दिक्कत भी हुआ तो सब में क्रांति का जो है ज्वाला भी फूटा, क्रांति करने का जो है भावना भी प्रस्फुटित हुआ, सब में एकता की भावना जगा क्रांतिकारी कार्यों के वजह से। ठीक है, ये ठंडे मन से अगर हम स्वतंत्रता मांगेंगे तो सब भारतवासी सोए के सोए ही रह जाएंगे। सबका जो है सोच नरम खून वाला नहीं होता है, नरम सोच नहीं होता है। ये क्रांतिकारियों का ही ये देन है, जो कि सभी एकजुट होके क्रांति का जो है आवाहन किया। तो इस प्रकार आगे चलते हैं। अब चीन मेसोपोटामिया, मद्रास अधिवेशन में ये क्या था, महत्वपूर्ण बात है। तो चीन मेसोपोटामिया पर्सिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। चीन मेसोपोटामिया और पर्सिया में भारतीय जो सैनिक का इस्तेमाल हो रहे थे, भारत मेसोपोटामिया, चीन और पर्सिया में, इसके खिलाफ जो है कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा बात है कि 1927 में मद्रास अधिवेशन, और 1927 में मद्रास अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। अब आइए जानते हैं सूरत विभाजन के बारे में। गरम दल और नरम दल, कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गया, एक गरम दल में, एक नरम दल में। सूरत अधिवेशन 1907 में। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 भाग में बट गया, गरम दल और नरम दल में। तो बाल गंगाधर तिलक राजद्रोह का मुकदमा चला बाल गंगाधर तिलक पर। 1908 से 1914 तक बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चला, यानी 6 वर्षों तक इस पे मुकदमा चला लगातार। 1908 से लेके 1914 तक जेल में ये कहाँ चले गए, म्यांमार इसको भेज दिया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इन्हें म्यांमार भेज दिए गए, मांडले, म्यांमार के मांडले जेल में 6 वर्ष तक रहे। उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को, जिसने केसरी और मराठा पत्रिका भी निकाला था, केसरी मराठी भाषा में और मराठा आपका अंग्रेजी भाषा में था। तो लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं। अब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और ये देश से बाहर हो गए। ये जब गरम दल और नरम दल में ये हुआ, तो इसमें जो विभाजित हुआ, तो इसी में जो है आपका 1908 से 1914 तक इसे गिरफ्तार करके जो है मांडले जेल में मुकदमा चला। गरम दल के नेता थे तो मुकदमा चलाया गया और इसमें 6 साल तक ये जेल में डाल दिया गया। उसी प्रकार अब लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को क्या किया, देश से बाहर कर दिया गया। अरविंदो घोष, इसी में अरविंदो घोष भी गरम दल के नेता थे। इन पे भी जो है गलत झूठा आरोप लगा के जेल में यातनाएं दी गई। गरम दल के नेता थे लेकिन इसमें झूठा आरोप लगा दिया गया। जेल में क्या किया, यातना दी गई। अलीपुर बम कांड में झूठा आरोपी साबित किया गया इसे। चितरंजन दास, इसमें जो था चितरंजन दास, अलीपुर बम कांड में चितरंजन दास के द्वारा जो है झूठा आरोप लगा के इसमें इसे फंसा दिया गया।
चित्तरंजन दास थे हमारे नरम दल के नेता। तो अरविंदो घोष क्या हुआ कि सन्यासी बन गए। इसमें जब फूट डला तो कोई भी किसी पे दोषारोपण करे, उससे अब क्या, दोनों में फूट डल गया। गरम दल और नरम दल में थोड़ा उनकी विचारधाराएं अलग हो गई। तो बाद में जाके एकजुट होता है, अपनी गलती का एहसास भी होता है। तो जब अरविंदो घोष को जेल में यातनाएं दी गई, अंग्रेज़ तो ये सब फिराक में रहते थे कि फूट पड़ेगा तभी ना हम सब दूसरे का जेल में यातना बस ठूस के जेल में मारेंगे, पीटेंगे, झूठा आरोप लगाएंगे, यही सब तो उसका कार्य था। और लूटेंगे भारत को, राज करेंगे, झूठा राज। तो अरविंदो घोष क्या हुआ कि सन्यासी बन गए। इसके बाद सन्यासी बनने के बाद ये पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में इसने और मिलो आश्रम खोला। क्या किया, पांडिचेरी में और मिलो आश्रम खोला। अब यहीं तक आज। उसके बाद अब आगे सेशन में अब जानेंगे क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने ये पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत कुछ जाने होंगे और समझे होंगे भी। इसीलिए अगला वीडियो आने के बाद जो है, कल आपका अगला वीडियो आएगा। तो अगला वीडियो जो है देखने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बस राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।